सो कैपेसिटर क्या है, एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें दो कंडक्टरों को अगर हम पास पास रख दें लाइक दिस, तो ये एक कैपेसिटर बन जाता है। अब ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो कैपेसिटर आप लोगों को जनरली जो पंखा होता है ना, पंखा कभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो पंखे के पास यहाँ पे एक कप टाइप का लगा रहता है, बिल्कुल ही एक कप टाइप का लगा रहता है। इसी कप में वाइट कलर का होता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसी को कैपेसिटर हम कहते हैं जनरली जो है, ठीक है। हर जगह ही इस्तेमाल होता है इसका, छोटे जो हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है जो है, ठीक है। सो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, Q बाय V, ठीक है, जिसमें कि C क्या है तुम्हारा, कैपेसिटेंस है। C क्या है, कैपेसिटेंस, ओके, कैपेसिटेंस। Q क्या है, चार्ज, ठीक है, ये चार्ज, और V1 V2 क्या है, पोटेंशियल होता है, और V क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल है, ठीक है। क्या होता है? इसका जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोर करता है, ये इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ठीक। अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि ये जो कंडक्टर्स हैं दोनों, ये दोनों जो है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस कंडक्टर in the region between conductor is proportional to Q, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है, प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, ठीक है। चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा डबल हो जाएगी, ये ध्यान रखना जो है, क्लियर है। चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो ये जो कांस्टेंट C है, जो कैपेसिटेंस है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। शेप, साइज, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कौन सा डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है जो है, ठीक। अब आते हैं यूनिट क्या होती है इसकी, फैरेड होती है। यूनिट इसकी क्या होती है, C की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है, और 1 फैरेड जो होता है 1 कूलम वोल्ट माइनस 1 के इक्वल होता है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, इट्स अ वेरी बिग यूनिट, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है ये फैरेड जो है। अब अगर मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये किसका सिंबल है, ये तो कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। लेकिन अगर मान लो इसी में तुम्हें ऐसे आ जाए यूं, तो ये किसका हो जाएगा, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बेटा। यस सर। बता देता हूं, सपोज करो कि मेरे पास एक प्लेट है, यहां पे भी एक प्लेट है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर दिया, सपोज करो ये डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो अब मान लो कि मैंने इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई 10, फिर लगाई मैंने 11, फिर लगाई मैंने 12, तो अब ये 13 पे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये 13 जैसे ही लगाई मैंने तो ये मेल्ट हो गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला था ना मैंने इसमें, ये डाइलेक्ट्रिक मेल्ट हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये झेल सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है जो है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर की बात अगर हम करें, ये
और ये जो मटेरियल मैंने डाला है, ठीक। तो कितना ये बर्दाश्त कर सकता है उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो हम डिराइव करने वाले हैं C = ε0A/d, यानी अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो इसमें हम ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे जिसमें C = ε0A/d, जिसमें A क्या है, A है एरिया बेटा, और D क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में। तो जैसे ये देखो, ये इसका एरिया है और ये है इसका सेपरेशन डिस्टेंस, ये D हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कि मैं एक प्लेट ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये प्लेट ले ली मैंने, ये ले ली, ये ले ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख लिया, यहाँ मैंने नेगेटिव रख लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, हर पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही, एग्जैक्टली। अब पहले रीजन की अगर बात करें, इस पॉइंट पे अगर हम और इस पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन इस तरफ निकल रही है, नेगेटिव से इस तरफ निकल रही है, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो। और नेगेटिव में क्या होगा, फील्ड लाइन इधर की तरफ आएंगी, पॉजिटिव में इस तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा जीरो, ठीक। तो केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल इस रीजन में होगी, यानी नेट जो होगा वो हमें यहीं पर मिलेगा, जो मिडिल वाला जो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है, ठीक है। सो रीजन, यहाँ रीजन 1 में जीरो हो गया, ठीक। एक फॉर्मूला और मैंने पढ़ाया था पहले कि अगर एक सिंगल प्लेट हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिंगल प्लेट पे अगर हमने चार्ज रखा हुआ है तो उसकी जो फील्ड का फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, σ/2ε0 होता था, ठीक है। तो रीजन 1 में जीरो क्यों हो रही है भाई, क्योंकि σ/2ε0 एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला जो पार्ट है, ये तो रीजन 1 था, ऐसी रीजन 2 में भी जीरो हो जाएगी, केवल रीजन 3 में रह जाएगी, ठीक है। अब इनर रीजन में क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो जैसे मान लो अगर मैंने एक ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा है, तो पॉजिटिव वजह से भी फील्ड लाइन यहीं पर होगी, नेगेटिव वजह से भी फील्ड लाइन इधर की तरफ ही होगी, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला, E = हो जाएगा σ/2ε0, और क्या हो जाएगा, प्लस σ/2ε0, ओके। अब सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था बच्चों, तो सिग्मा = क्या ले सकता हूँ मैं, dq/ds, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिया है वो q/a ले लिया है, हम भी ले लेते हैं q/a, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ε0, यहाँ पे 2 सिग्मा हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और फिर हम क्या लिख लेंगे, सिग्मा को q/a लिख लेंगे और यहाँ पे ε0 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला भी आपको पहले बता चुका हूँ मैं, वेद, V = E × D, वेद प्रकाश जैसे होता है, याद रखने का तरीका है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस में एक रिलेशन है। तो यहां से हम क्या ले आएंगे, E की जगह पे क्या लिख देंगे, V/D, यहाँ पे q/a ε0 लिख देंगे, और अब q को क्या लिखेंगे हम, CV लिख देंगे, क्या हो जाएगा, V/D, q की जगह पे क्या लिख दिया, CV लिख दिया, a लिख दिया, ε0 लिख दिया, ठीक है। सो बेटा V से V कट जाएगा ये यहाँ पे, और C क्या हो जाएगा, ε0 A/D आ जाएगा, C क्या हो जाएगा, ε0 A/D, ठीक है। अब A को अगर मान लो, सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि ये केवल ज्योमेट्री पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी किस तरीके का इसका शेप है, ठीक। तो अब जैसे मैं एक न्यूमेरिकल बना दूं कि मान लो तुम्हें एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 mm, तो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, C कितना होगा, ठीक। ε0 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर का -2, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पे 10⁻³ कर लिया, क्योंकि ये किसको क्या ले सकता हूँ मैं, 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा,
8.85 इंटू 10⁻⁻9 और एक आ जाएगा फैरेड आ जाएगा। तो C की वैल्यू ये इतनी आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, और क्या याद रखना है तुम्हें कि जो ये फैरेड है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे वेरीफाई करोगे? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बिगनेस ऑफ फैरेड, ठीक, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? तो अगर मैं बोलूं कि हमें एक फैरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए पूरी आधी दिल्ली चाहिए होगी। अगर हमें एक फैरेड का एक कैपेसिटर बनाना है तो पूरी हमें आधी दिल्ली चाहिए। कैसे निकालेंगे एरिया? तो मान लो कि ये ए लिख दिए यहाँ पे मैंने, सी लिख दिया यहाँ पे, डी लिख दिया यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट कर दिया बेटा। ठीक है, अब देखो इससे पता चलेगा कि तुम्हें कितनी बड़ी यूनिट है ये। ठीक, सो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, डी मैंने ले लिया 10⁻⁻2 और यहां पर क्या ले लिया 8.85 तो कितना आ जाएगा एरिया? 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना है लगभग? ये लगभग है आपका 30 किलोमीटर के जितना एरिया हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि फैरेड, जैसे कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, एक कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में 198 साल लग जाएंगे, तो वैसे ही एक फैरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक फैरेड का कैपेसिटर बनाने में हमें लगभग 30 किलोमीटर की जगह चाहिए होगी, 30 किलोमीटर की। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन कभी भी ये बोर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड क्या होता है। तो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड क्या होता है? डायग्राम में मैंने बताया कि जो एजेस होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, सो फील्ड लाइन बेंड आउटवर्ड्स, यानी कैपेसिटर प्लेट में क्या होता है, फील्ड लाइन जो होती है थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है एजेस पे। ठीक है, सो फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड एट एजेस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये आ सकता है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तो डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन बता दी मैंने, और फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, यूनिट में उसकी बता चुका हूँ, और एक ये चीज़ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो इस टॉपिक में हमें क्या देखना है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ, सपोज करो, तो मेरी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा ये हमें देखना है। ठीक, ये इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो हम इसमें डिराइव करेंगे, हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A/D पढ़ा था। जब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे जो कि K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक है, तो ये बन जाएगा C = K एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, यही हमें इस टॉपिक में डिराइव करना है और समझना है। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि बीच में यहाँ पे खाली है, मतलब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है σ/ε0 है, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ई कितनी है σ/ε, यानी कि नेट जो वैल्यू है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉट का वर्ड इसलिए ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वैक्यूम जब है इनके बीच में मीडियम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। चार्ज हमने दोनों ले लिए, एक इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज है, इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज है। ठीक है, और सरफेस चार्ज एस प्लस और माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ, याद रखने का तरीका क्या, वेद याद रखो। तो V0 = E × D, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस का रिलेशन है। ठीक है, C की जगह पे ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा पहला केस हमने कर लिया कि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। अब आते हैं केस 2 पे। अब हमने क्या किया है कि इसमें ये जो हमारी प्लेट थी, इस प्लेट में हमने क्या किया है,
एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, यानी कि ये हमारी प्लेट थी पहले, अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, मान लो सपोज करो ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, ये डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा। और ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है V = E × D, तो E की जगह पे ये लिख देंगे, D को हमने वैसे ही लिख दिया पहले ही। भाई इस वाले में भी हमने V यूज़ किया था, इसमें V0 यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि ये एयर में था, ठीक है, पूरा खाली था, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसमें। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो सिग्मा बाई के इक्वल होता है, ठीक। तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा मैं, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई के आ जाएगा, डी तो पहले से ही था, ई नॉट भी पहले से ही था। अब सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, क्यू बाई ए डाल दूंगा यहाँ पे वैल्यू। अब सी क्या होता है, क्यू बाई बी होता है, और बी किसके इक्वल होता है, क्यू सी के इक्वल होता है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, और सी को मैं क्या ले सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये मेरा कैपेसिटेंस निकल के आ गया, ठीक, समझ गए। तो ये हमारी कैपेसिटेंस जो है देखो इंक्रीज हो गई, यानी अगर ऐसे मान लो अगर कोई 5 वैल्यू थी तो के अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो बढ़ गया ना, ये के की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। अब सीबीएसई इससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, जैसे मैंने नीट का पेपर इस साल का देखा था तो उसमें इससे क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है। तो ई नॉट के क्या हो जाता है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ई नॉट और के इक्वल होता है। अगर एयर है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो तुम्हें इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ई हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे के की वैल्यू निकालने को दे सकते हैं, या के की वैल्यू दी होगी तो मैं ई निकालने को दे सकते हैं, यहाँ से तुमसे ई पूछ लेंगे क्या है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो तुम्हें मालूम ही है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की तो ये पहले से ही पता है सब बच्चों को, इसकी वैल्यू तो नोन होगी, 8.85 × 10⁻⁻12 है, कूलम का स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2 है। अब मान लो मैं के की वैल्यू 5 दे दूं तो तुम ये निकाल सकते हो ना अननोन, लेकिन ये रिलेशन ही पता होना चाहिए आपको पहले, ठीक है। हाँ, तो बेटा इससे सीबीएसई वाले फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई का प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। और क्या है, के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा, के की वैल्यू जो होगी हमेशा के इज ऑल ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस केस के लिए के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और क्या ले सकते हो, के = C/C0 भी लिख सकते हो। C0 कौन सी होगी, जब एयर था, C क्या हो गया था, जब मीडियम में के इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक, व्हेन के इज इंसर्टेड, ठीक है, ये हो गया। अंडरस्टूड। तो के क्या हो जाएगा, C/C0 हो जाएगा।